अगला जो चैप्टर है आपका, उस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। पहले आपके सिलेबस में 10 मार्क्स का चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अब ये 10 का नहीं 8 मार्क्स का ही चैप्टर है ये। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है ए न्यूमेरिकली मेजरमेंट ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट इज नॉन एज प्रोबेबिलिटी। किसी घटना के घटने की क्या संभावना है, किसी भी घटना के घटने की क्या संभावना है, अगर उन संभावनाओं को हम लोग न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन प्रोबेबिलिटी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा एग्जाम देने के लिए गया, एग्जाम देकर के घर पर आया, उसके फादर ने पूछा तेरा एग्जाम कैसा हुआ? उसने बोला बहुत अच्छा एग्जाम हुआ। फिर पिताजी ने पूछा कितने % चांस है कि तू पास हो जाएगा? पास हो जाऊंगा मैं, बहुत बढ़िया पेपर हुआ है, पास हो जाऊंगा, पास हो जाऊंगा। लेकिन पिताजी ने पूछा कितने % तेरे को लग रहा है कि पास हो जाएगा? लड़के ने छूटते के साथ बोल दिया कि मेरे को 80% चांस है कि मैं पास हो जाऊंगा। अब जैसे उसने बोला 80% चांस है पास हो जाऊंगा, इसका मतलब पिताजी के दिमाग में एक बात दोबारा और फटाफट आएगी कि 20% चांस फेल होने के भी हैं। यानी कि 80% चांस पास होने के, 20% चांस फेल होने के, यानी कि उसने पूरी संभावनाओं को 2 पार्ट्स में बांट दिया, वो भी न्यूमेरिकल टर्म्स में। 80% चांस पास होने के, 20% चांस फेल होने के। लेकिन जब वो बच्चा कह रहा था कि फादर, यानी कि पिताजी, मैं पास हो ही जाऊंगा, हो ही जाऊंगा, हो ही जाऊंगा, तो पिताजी को लग रहा था कि बेटा सही में पास हो जाएगा। लेकिन जब नंबर उसने बोला कि 80% चांस है या बोले 70% चांस है, तब पिताजी के दिमाग में थोड़ा सा डाउट हो गया कि हाँ 80% चांस पास हो जाएगा, लेकिन 20% फेल होने की भी है। तो जब इन चांसेस को हम लोग न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या कहलाती है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले ये समझना है कि जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, हम लोग जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी को हम लोग एक और नाम से पुकारते हैं ऑपरेशन। तो हम लोग जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी को करके जो भी पॉसिबल रिजल्ट्स आएंगे, उन पॉसिबल रिजल्ट्स को हम लोग बोलते हैं बॉस सैंपल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक कहा जाए डाई उछालिए, तो डाई उछालने पर क्या होगा? डाई उछालने पर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 हो सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो आपने एक एक्टिविटी करी डाई को उछालने की, पॉसिबल रिजल्ट क्या क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये पॉसिबल रिजल्ट हमारे क्या कहलाते हैं? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे? NS से। सैंपल स्पेस को डिनोट करते हैं NS से। दूसरी बात, जो भी हमारे पॉसिबल रिजल्ट आते हैं, उन पॉसिबल रिजल्ट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है हमारा फेवरेबल आउटकम्स और दूसरा होता है हमारा अनफेवरेबल आउटकम्स। एक होता है फेवरेबल आउटकम्स और एक होता है अनफेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, इसे डिनोट किया जाएगा NE से। और अनफेवरेबल आउटकम जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालने को नहीं बोलेगा, लेकिन जरूरत पड़ेगी कुछ सिचुएशन में, इसको हम डिनोट करेंगे N0E से। ये जो बार लगा हुआ है ऊपर, इसे हम लोग यहां पे बार नहीं पढ़ेंगे, नॉट पढ़ेंगे, NE N0E। दूसरी बात, जब भी हमें किसी चीज की प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? तो याद रखिए, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं PE से, और वो PE निकालने का फॉर्मूला होता है NE अपॉन में NS। NE बचपन में आपने पढ़ा है फेवरेबल आउटकम, NS का मतलब टोटल आउटकम। तो PE इक्वल टू होगा NE अपॉन में NS। और कहीं पे निकालना हो P0E, तो P0E यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट E, तो ये क्या होगा? N0E अपॉन में NS। याद रखिए। और दूसरी एक और बात कि किसी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी चीज के ना होने की प्रोबेबिलिटी, इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा इक्वल होता है किसके? 1 के, है ना? कुछ लिखना हो तो लिखिएगा, मैं आगे बताता हूं। अभी हम लोगों ने समझा कि किसी भी चीज की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है, याद रखिए, NE अपॉन में NS। यहां पर 12th क्लास में आपको प्रोबेबिलिटी में जो टॉपिक पढ़ने होंगे वो कौन कौन से पढ़ने होंगे? सबसे पहला जो टॉपिक आपको पढ़ना है उसका नाम है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी।
जो पहली एक्सरसाइज होगी वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की होगी। दूसरे नंबर पे आपको पढ़ना होगा इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इसके बाद आएगा, याद रखिए, आपका बेस थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट यही है जिसमें से बड़ा क्वेश्चन आता है। और इसके बाद है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद एक और एक्सरसाइज होती है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, वो डिलीट कर दी गई है तो वो नहीं है। अब आपके लिए ये 4 एक्सरसाइज हैं, 4 टॉपिक हैं, एक एक करके सबको समझेंगे। सबसे पहले अभी जो शुरुआत कर रहे हैं, हम कर रहे हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से, जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। तो बता रहा हूं, जरा समझिएगा ध्यान से, बहुत ही ध्यान से देखिए जरा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते किसे हैं, क्या मतलब होता है इसका। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 2 एक्टिविटी होंगी, 2 चीजें होंगी, इन दोनों में से एक चीज की वो प्रोबेबिलिटी पूछेगा, जबकि एक एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी होगी। मैं क्या बोल रहा हूं, दोबारा सुनिएगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में 2 चीजें होंगी, उन 2 चीजों में से एक की प्रोबेबिलिटी वो पूछेगा, जबकि दूसरे की कुछ कंडीशन फुलफिल हो चुकी होगी, पूरी हो चुकी होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कहा जाता है एक डाई को 2 बार उछालो, 2 बार उछाल दिया, फिर वो कहेगा दूसरी बारी में इवन नंबर आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जबकि पहली बारी में 5 आ चुका है। मतलब दूसरी बारी में इवन नंबर आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है बताइए, जबकि पहली बारी में क्या आ चुका है, 5 आ चुका है। किसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है, इवन नंबर की, और किसकी बात पहले हो चुकी है, 5 की। यानी कि पहली बार उछालने पर 5 आ गया है, अब दूसरी बार उछालने पर इवन नंबर आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, आपको यह बताना है। अब एक बात समझिएगा, इस प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए, समझने के लिए एक बात याद रखिएगा कि PE अपॉन में F अगर कहीं पे दिखाई देता है, इसका मतलब क्या होगा बताऊंगा अभी। PE अपॉन में F ये पूरा का पूरा इक्वल होता है PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। जो नीचे लिखा है वो नीचे ही रहेगा, मतलब क्या है, नीचे F है तो PF नीचे रहेगा और दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर। अगर यहां पे लिखा होता F अपॉन में E, अगर लगा होता यहां पे F अपॉन में E, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती, नीचे तो रहता PE और ऊपर आ जाता इन दोनों का इंटरसेक्शन F इंटरसेक्शन E। इसे आप F इंटरसेक्शन E बोलिए या E इंटरसेक्शन F बोलिए, बात एक ही है। और ये जो उल्टा U बना हुआ है, जो इंटरसेक्शन बना हुआ है, इस इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता था, इस इंटरसेक्शन का मतलब होता था कॉमन। विस्तार से भी समझाऊंगा। दूसरी बात, इस एक्सरसाइज को करने के लिए पूरी एक्सरसाइज में कुछ भी दिया हो, एक बात बस ट्रिक याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट नहीं ट्रिक है, कि क्वेश्चन में जिसके साथ भी फाइंड या व्हाट लगा हो उसे रखना है हमेशा ऊपर, और जिसके साथ भी इफ या गिवन लगा हो उसे लिखना है नीचे। जिसके साथ फाइंड या व्हाट है उसे ऊपर रखना है, और जिसके साथ गिवन या इफ है उसे कहां रखना है, नीचे रखना है। यहां पे E अपॉन अगर F लिखा है तो इसका मतलब E आपको फाइंड करना है, F आपको गिवन है, और F अपॉन में E लिखा है तो इसका मतलब आपको F फाइंड करना है और E ऑलरेडी आपको गिवन है। तो जो भी गिवन है वो डिनोमिनेटर में, और जो फाइंड करना है याद रखिए वो ऑलवेज होगा न्यूमरेटर में। ये बात तो एक है। दूसरी एक और बात कि जब आप 11th क्लास में थे तो वहां पर आप लोगों ने एक एडिशन थ्योरम पढ़ी थी, और वो एडिशन थ्योरम ये थी बच्चों कि PA यूनियन B ये पूरा का पूरा इक्वल होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। याद है 11th में पढ़ा था आपने, PA यूनियन B इक्वल टू होता है PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। तो चलिए शुरू करते हैं बुक को। बुक ओपन कीजिएगा जरा, 13.1 पे पहुंचिएगा बॉस। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज कम ऑन फर्स्ट एक्सरसाइज ऑन 13 चैप्टर। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा देखिएगा। गिवन दैट E एंड F आर द इवेंट्स सच दैट PE है 0.6, PF है 0.3 एंड PE इंटरसेक्शन F है 0.2। आपको ये सारी की सारी वैल्यूज दी गई हैं और उसने कुछ कुछ पूछा है, तो कुछ कुछ बता देते हैं।
सबसे पहले क्वेश्चन में पीई आपको दे रखा है 0.6, पीएफ दे रखा है 0.3। सिंपल सा क्वेश्चन है, नहीं बताना चाहिए लेकिन बताना तो पड़ेगा ही। 0.2। सबसे पहले आपसे वो पूछ रहा है पीई अपॉन एफ बताइए, तो पीई अपॉन एफ का मतलब पीई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पीएफ। पी इंटरसेक्शन एफ है 0.2, पीएफ कितना है 0.3, डेसिमल से डेसिमल गया 2/3, और वहीं पर पी एफ अपॉन में अगर ई है तो ये क्या होगा पी एफ इंटरसेक्शन ई अपॉन में पी। तो याद रखो बच्चों, पी ई इंटरसेक्शन एफ लिखा हो या एफ इंटरसेक्शन ई लिखा हो, बात एक ही है। उसकी वैल्यू है 0.2 और पी की वैल्यू 0.6, तो ये आ गया 1/3। सिंपल, क्यों जी। आगे चलते हैं थोड़े से बेहतरीन क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 5 सारे करने होंगे क्या? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल सा है। इसमें क्या बोल रखा है? क्वेश्चन नंबर 2 में सीधे सी बात बता रखी है कि पी ए अपॉन बी बताना है। तो पी ए अपॉन बी का मतलब क्या हुआ? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी, एज पर फॉर्मूला। तो इसमें तो सब कुछ बता ही रखा है। पी ए इंटरसेक्शन बी आपको बता रखा है 0.32, पी बी आपको बता रखा है 0.5, वैल्यू लगा देंगे हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन आपको कह रखा है बच्चों पी ए है 0.8, देखिएगा यहां पे पी ए आपको दे रखा है 0.8, पी बी दे रखा है 0.5 और पी बी अपॉन में ए दे रखा है 0.4। आपको वैल्यू निकालनी है इन सब की, किसकी किसकी? पहले नंबर पे वैल्यू निकालनी है पी इंटरसेक्शन बी की, फिर पी ए अपॉन बी की, और फिर पी ए यूनियन बी की। तो कैसे पता लगेगी वैल्यू, जरा समझिएगा। सॉल्यूशन में कर रहा हूं। पहले नंबर पे एक बात समझिएगा, वी नो दैट, क्या आपको पी बी अपॉन में ए दे रखा है, ये पी बी अपॉन में ए उसने दे रखा है 0.5। सोचिए उसने पी बी अपॉन में ए निकाला कैसे होगा? उसने फॉर्मूला यूज किया होगा कौन सा? बी इंटरसेक्शन ए और अपॉन में पी ए। इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है बस? 0.4। और ये क्या है? ये बी इंटरसेक्शन ए बोलिए, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ए इंटरसेक्शन बी बोल सकता हूं, अपॉन में पी ए। पी ए जानते हैं क्या है? 0.8। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ जाएगी 0.32, 0.32 नहीं बोलेंगे, 0.32 बोलेंगे। ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया, बोलिए हाँ है ना? अच्छा, दूसरे नंबर पर उसने क्या पूछा है बस? पी ए अपॉन बी, पी ए अपॉन बी पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या डेवलप होगा? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी होगा 0.32 और पी बी क्या होगा? 0.5। अब तो इतना आप जानते ही, इतना तो मेरे को नहीं आता डिवाइड करना, लेकिन चलिए करके दिखा देता हूं। कितने में जाएगा जरा बताइए? ये आएगा 32 अपॉन में 50, यानी कि 16 अपॉन 25। मैं तो फटाफट कर देता हूं ना, कट गया 2 से और 25। और थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में उसने बोला है बॉस, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? पी ए यूनियन बी। बॉस पी ए यूनियन बी कैसे फाइंड करना पड़ेगा? उसके लिए आपको जाना पड़ेगा कुछ महीने पीछे, जब आप 11वीं क्लास में थे। कुछ महीने का 1 साल ही हो गया, 1 साल पीछे जब आप 11वीं क्लास में थे। पी ए यूनियन बी क्या होता है बॉस? पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। क्यों? पी ए मतलब 0.8, पी बी का मतलब 0.5 और पी ए इंटरसेक्शन बी निकाला तो था अभी 0.32। 0.8 0.5 ये हो जाएगा 1.3 माइनस का 0.32। अब आप इसमें क्या कीजिए, 1.3 में से 0.32 को माइनस कर दीजिए। 10 में से 2 गया 8, 12 में से 3 गया 9। यही आएगा मेरे ख्याल, शायद यही आएगा। तो ये आएगा 0.98, 0.98 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ये हमारा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर कौन सा? क्वेश्चन नंबर 3। 4 और 5 इसी तरह से इजीली है, बहुत खास नहीं है, बहुत सिंपल है, आप इजीली हैंडल कर सकते हैं। क्यों जी?
थोड़ा मैं आगे बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, वो समझना हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। 6 क्वेश्चन देखिएगा सर। 6 क्वेश्चन के लिए ऊपर पहले देखिए कि स्टेटमेंट लिखी हुई है, डिटरमाइन ई अपॉन एफ लिखा है ना। डिटरमाइन ई अपॉन एफ मतलब ई अपॉन में एफ आपको फाइंड आउट करना है। किसके लिए? क्वेश्चन नंबर 6 to 9 के लिए। तो एक कॉइन इज टॉस्ड 3 times, क्वेश्चन नंबर 6 है। एक कॉइन को हमने 3 बार उछाला। अगर एक कॉइन को 3 बार उछालेंगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा, जरा पहले ये सोचते हैं छठे क्वेश्चन में। अगर एक कॉइन को 3 बार उछालें तो बचपन में आप जानते हैं, एक तो बनेगा ट्रिपल एच, 3 एच वाले में लिख देता हूं, फिर 2 एच वाले, फिर 1 एच वाला, फिर 0 एच वाले, सारे अपने आप कवर हो जाएंगे। 2 एच वाले कौन कौन से होंगे? एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच। 3 एच, 2 एच। 1 एच वाला कौन कौन से होगा? एच टी टी, टी टी एच, टी एच टी। और 1 एच वाला, सॉरी 0 एच वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपका जो सैंपल स्पेस बना वो 8 आइटम्स का बना। आगे क्या लिखा है जरा सुनिएगा। आपको प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है वो, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 times वेयर। अब आपको कुछ कंडीशंस दे रखी है और उसके बेस पर आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। मैं सेकंड पार्ट करता हूं। जैसे सेकंड पार्ट में क्या लिखा है बच्चों? सेकंड पार्ट में उसने ई किसे नाम दिया है वो देखते हैं। एट लिस्ट, ई का मतलब उसने क्या नाम दिया है? एट लिस्ट 2 heads, मतलब कम से कम 2 हेड। सर कम से कम 2 हेड का क्या मतलब हुआ? कम से कम 2 हेड का मतलब हेड जो होंगे 2 होंगे या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। 2 हेड होंगे यानी कि ये हो गए 2 हेड, या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 3 हेड। तो हमारे फेवर में ई के लिए कौन कौन से आइटम बनेंगे? एच एच एच, एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, है ना। उसने एफ किसे नाम दिया? एफ एट मोस्ट 2 हेड्स। उसने बोला है एट मोस्ट 2 हेड्स, मतलब क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड होने चाहिए, मतलब 2 हेड होंगे या 2 से कम भी हो सकते हैं। उसने बोला ना आपके एग्जाम में ज्यादा ज्यादा 100 ही नंबर आ सकते हैं, तो ज्यादा ज्यादा 100 नंबर आने का क्या मतलब हुआ? 100 आएंगे या 100 से कम आएंगे, 101 पे नहीं जाएंगे। तो ऐसे उसने बोला है कि ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आ सकते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आने का मतलब 2 हेड आएंगे या 2 हेड से कम आएंगे। ठीक कह रहा हूं मैं? तो 2 हेड आने का मतलब ये हो गया, 2 से कम फिर क्या होगा? 1 हेड होगा, और या फिर 0 हेड आएगा। बस जैसे आपको कहा जाए आपके एग्जाम में ज्यादा ज्यादा 100 आ सकते हैं, तो 100 का मतलब 100 आएंगे, 99 आएंगे, 98 आएंगे, 10 आएंगे, 5 आएंगे, 2 आएंगे, 0 भी तो आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। ऐसे नहीं बोलते। तो 2 या 2 से कम हेड, तो एच एच टी, टी एच एच, एच टी एच, ये तो 2 हेड वाले हो गए। फिर 1 हेड वाले एच टी टी, टी टी एच, टी एच टी, और एक ये भी लेना पड़ेगा सर, 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड। उसने क्या बोला है? क्या हो गया? अच्छा ये ज्यादा क्यों हो गया? बच्चे ने बोला ना टी टी टी, तो मैंने लिख दिया। तो टी एच एच, एस टी एच, एस टी टी, सही है ना। ये ई के कंपोनेंट हो गए, ये एफ के कंपोनेंट हो गए। जरा बताइए इन दोनों में कॉमन कंपोनेंट कौन कौन से होंगे? कॉमन निकालना जरूरी है। कौन कौन कॉमन है मैं बताऊंगा। एच कॉमन है, टी एच एच कॉमन है, और एस टी एच कॉमन है। ठीक है, ये 3 कंपोनेंट कॉमन है। कोई और भी लग रहा है आपको कॉमन? देख लीजिए कोई हो तो। टी एच एच और एच टी एच। तो यहां पे क्या करना है देखना बच्चों, मैं यहां पे लिख रहा हूं एन ई। एन ई का मतलब ई में कितने कंपोनेंट है? 1 2 3 4। एन एफ, इसमें कितने कंपोनेंट है? 1 2 3 4 5 6 7। और एन ई इंटरसेक्शन एफ, इसमें क्या कंपोनेंट है? 3। हमें निकालना होता है, देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन में क्या निकालने के लिए बोला, उससे पहले मैं अगर आपसे कहूं कि पीई निकालिए, केवल पीई,
तो P निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? NE अपॉन में NS। NE का मतलब, NS का मतलब 1/2। अगर मैं पूछता हूं PF तो क्या होगा? NF यानी कि 7 और 8। और फाइनली अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि NE इंटरसेक्शन F क्या होगा, NE इंटरसेक्शन F, तो उसका क्या हो जाएगा बच्चों? N इंटरसेक्शन F अपॉन में NS। रहेगा सबके नीचे सैंपल स्पेस ही, लेकिन ऊपर क्या रहेगा? E है तो NE, F है तो NF, E इंटरसेक्शन F है तो N इंटरसेक्शन F। अच्छा, NE इंटरसेक्शन F किसके इक्वल है? कहां पे होता है? ये चाहिए रहा, अपॉन में 8। अब सवाल ये खड़ा होता है कि उसने प्रोबेबिलिटी पूछी किस चीज की है? उसने बोला है PE अपॉन F फाइंड करना है। कहां लिखा है क्वेश्चन में? देखिए ना, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर लिखा है, क्या लिखा है? डिटरमाइन PE बाई F, PE अपॉन F। तो PE अपॉन F निकालने के लिए क्या करूंगा? PE इंटरसेक्शन F अपॉन में PF। तो P इंटरसेक्शन F कितना है? 3/8। और PF 7/8। 8 से 8 गया, 3/7। ये आपका आंसर आ गया। समझे बात को? यानी कि E निकाला, F निकाला, फिर दोनों का कॉमन निकाला, प्रोबेबिलिटी निकाली और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसके तीनों पार्ट ऐसे ही होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसा ही है। मैं चाहता हूँ 7th का फर्स्ट पार्ट आप जरा करें तो ट्राई टू डू। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 खास है। 9th देखिएगा, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो ऐसे बता ही देता हूँ। 9th भी थोड़ा सा खास क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है। मदर, फादर एंड सन लाइन अप एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर। यानी कि एक फैमिली में 3 लोग हैं, मदर है, फादर है और सन है, एक लाइन से खड़े हो गए फोटो खिंचाने के लिए। अब सोचिए, आगे बढ़ने से पहले मदर, फादर और सन, ये तीनों अगर फोटो खिंचाए एक लाइन में खड़े होकर के, तो किस किस तरह से उनकी अरेंजमेंट हो सकती है? ऐसा हो सकता है कि पहले फादर ही खड़े हो जाए एकदम साइड में, नहीं, फिर मदर खड़ी हो, फिर बच्चा खड़ा हो जाए, या फादर खड़े हो बीच में बच्चा हो, मम्मी साइड में हो, या पहले मम्मी खड़ी हो जाएगी, फिर फादर, फिर सन, फिर मम्मी खड़ी हो गई, फिर सन, फिर फादर, या साइड में उसको कर दिया, किसको? सन, मदर, फादर, और सन, फादर, मदर। ये हो सकता है कुल मिलाकर। क्या लगता है आपको? क्या क्या FMS, FSMS को डिग्रियों के नाम लग रहे हैं? नहीं, ऐसे तो है। FMS फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट इन साइंस, SFM स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये दोनों सेम तो नहीं हो गए ना? ठीक है। अब उसने क्या क्या पूछा है जरा सुनिएगा। E किसको नाम दिया उसने, F किसको नाम दिया है? तो E का नाम क्या है जरा समझिएगा। E का मतलब सन ऑन वन एंड, ले, सन ऑन वन एंड, बिटवा एक किनारे पर है। किसमें किनारे पर है बच्चा? देखिए बेचारा यहां पे किनारे पे है सन, और सन किनारे पे कहां पर है? यहां पर है सन किनारे पे, बस। अच्छा, यहां पे भी तो किनारे पर, ओहो, किनारे पे 4 जगह हो गया। सन किनारे पर है, यानी कि कौन कौन से होंगे? FMS, इसके बाद MFS और SMF और SFM। अच्छा, F क्या बोला है बच्चों उसने? फादर इन मिडल। उसने बोला है फादर इन मिडल, मतलब फादर मिडल में है। मतलब किसमें फादर मिडल में? एक तो यहां पर है MFS, फादर मिडल में बस SFM में है। तो एक बात बताइए, इन दोनों में कॉमन कौन कौन है? कॉमन MFS और SFM दोनों ही है, MFS और SFM। तो NE में कितने एलिमेंट हैं? बताओ 1 2 3 4 4। NF में, NE इंटरसेक्शन F में, और NS में 1 2 3 4 5 6। अब तो हो जाएगा।
आपको कहा जाए पीई निकालो, तो पी का मतलब एन ई अपॉन में एन एस, यानी कि 4 अपॉन में 6, दैट इज 2/3। पी एफ क्या होगा? एन एफ अपॉन में एन एस 2/6, दैट इज 1/3। और पी ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में एन एस। बताइए बताइए, हेल्प कीजिए। 2/6 1/3। उसने क्या पूछा बच्चों? पी ई अपॉन एफ बोला है शायद निकालने के लिए, क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 9 तक के लिए बोला था ना। तो इसको मैं क्या लिखूंगा? पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में पी एफ। पी इंटरसेक्शन एफ क्या है? पी इंटरसेक्शन एफ है 1/3 और पी एफ, अरे बाबा क्या आ गया? क्या सही है?